हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं टॉपिक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। एक तो अपन देखने वाले हैं ईथेन में, फिर अपन देखने वाले हैं एन ब्यूटेन में, और लास्ट अपन देखने वाले हैं साइक्लोहेक्सेन में। इन तीनों में अपन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये है लेक्चर नंबर 4। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है और 3rd कंप्लीट है। ये है लेक्चर नंबर 4, यूनिट नंबर 2, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन एंड ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और जो बच्चे जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता उनके लिए ये टफ टॉपिक होता है। पर इस लेक्चर में मैं आपको काफ़ी इजी वे में समझाऊंगा, जिसकी ऑर्गेनिक का बेसिक क्लियर हो चाहे ना हो, ये टॉपिक उसे रटा जाएगा। ठीक है, सिर्फ शर्त इतनी सी है, आपको लेक्चर को ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को। सबसे पहले मैं आपको एक टर्म क्लियर करना चाहूँगा जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। व्हाट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन? यहाँ पर न्यूमैन प्रोजेक्शन का मतलब है 3D अरेंजमेंट। ठीक है, जो भी एटम्स हमारे पास होते हैं हम उसको 3D में अरेंज करते हैं। 3D में अरेंज करने से मेरा क्या मतलब है कि जो एटम होता है एक तो होता है बिलो द प्लेन, ओके, और बिलो के बाद एक होता है अबव द प्लेन। कैसा होता है बेटा? अबव द प्लेन। ओके, तो 3D अरेंजमेंट में एक तो होता है बिलो द प्लेन, एक होता है अबव द प्लेन। वही है न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्लियर है आपको? तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है? 3D अरेंजमेंट होता है, एक होता है बिलो द प्लेन, एक होता है अबव द प्लेन। अब यहाँ पे कैसे हम अरेंज करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ओके, अब ये क्लोरीन आगे बढ़ना चाहेगा तो फ्लोरीन की भी जगह चेंज होगी। तो देखो क्या होगा, अगर ये क्लोरीन आगे बढ़ना चाहेगा तो यहाँ क्लोरीन आएगा, फिर फ्लोरीन यहाँ से हट के नीचे आएगा, ठीक है, और जो नीचे ब्रोमीन था वो आगे जाएगा यहाँ पर, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन था, इस जगह हाइड्रोजन था पर अब ब्रोमीन आना चाह रहा है तो हाइड्रोजन भी यहाँ से उठ के आगे जाएगा। तो इस तरह से साइकिल पूरी हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोरीन था, ठीक है, वेट ए मिनट, यहाँ पे क्या था? क्लोरीन था, पर वो क्लोरीन आगे जाना चाहता था तो ये आगे आ गया, पर यहाँ पे जब वो फ्लोरीन था वो फ्लोरीन फिर आगे गया, और यहाँ पे जो Br था वो Br आगे गया। इस तरह से रोटेशन हो रही है। मतलब यहाँ पे अगर कार्बन पे कुछ अटैच है इस जगह तो वो यहाँ आना चाहता है, यहाँ पे जो अटैच है वो आगे जाना चाहता है, जो यहाँ पे अटैच है वो फिर आगे जाएगा। इस तरह से रोटेशन होगी, और रोटेशन होने के बाद क्या होता है? आइसोमर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलती है। क्यों डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पर होता है रोटेशन। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या है कि हम रोटेट करवाते जाएंगे और नए नए जो आइसोमर है वो बनते जाएंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट जो है बनते जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे करा रहे हैं रोटेशन। और यहाँ पर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन की मदद लेते हैं, जिसमें हम 3D में रोटेट करवा कर देखते हैं। 3D का मतलब एक बिलो द प्लेन एंड एक अबव द प्लेन। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। देखो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है यहाँ पर। ये जो अंदर वाला है ये भी कार्बन है, और ये जो सर्किल कर रखा है ना, ये सर्किल भी एक कार्बन है। ठीक है, एक बार और सुन लो, जो ये अंदर वाला है ये भी कार्बन है, और जो ये सर्किल कर रखा है, ये जो सर्किल कर रखा है ये भी कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है। जो अंदर वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इससे अटैच है एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, जो बाहर वाला कार्बन है, अपन कलर चेंज करके देखते हैं, जो बाहर वाला ये कार्बन है, ये सर्कल वाला, इससे भी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये जो है एक तो हो गया अबव द प्लेन,
और एक हो गया बिलो द प्लेन। ठीक है, दो तरह से कार्बन हमने अरेंज कर दिए। इसी तरह से हमें 3D में अरेंज करने होते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है और ये वाले का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक तो ये बाहर वाले कार्बन का हाइड्रोजन है, एक अंदर वाले कार्बन का हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस रहती है, मान लो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, अब इसमें दूरी है तो ये धक्का मुक्की नहीं करेंगे। पर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बिल्कुल दूरी नहीं है तो ये धक्का मुक्की करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल अब ध्यान से समझना आप, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और इनके बीच का गैप है 60 डिग्री। कितना है बेटा, 60 डिग्री हर एक के बीच का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, हर एक के बीच का क्या है, 60 डिग्री गैप है। और ये दूर दूर है तो ये धक्का मुक्की नहीं करेंगे, मतलब आपस में टकराएंगे ही नहीं। और धक्का मुक्की को अपन केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, SH स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, मतलब धक्का मुक्की कहते हैं। तो यहाँ पे धक्का मुक्की नहीं है, मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इसकी स्टेबिलिटी जो है अच्छी खासी होगी, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर धक्का मुक्की नहीं है। तो आपको ये देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे 60 डिग्री की जो स्पेस है, साथ में यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है नहीं है, और यहाँ पे अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो यहाँ की स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, और इस तरह की स्ट्रक्चर को जहाँ पे 60 डिग्री का गैप होता है उसको हम बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज स्टेगर्ड फॉर्म, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, जहाँ की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ध्यान रखना, स्टेगर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, पर यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, इतना सा आपको याद रखना है। तो क्या क्या समझ में आया आपको स्टेगर्ड से, स्टेगर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पर 60 डिग्री का गैप होता है, कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर एनर्जी जो यूज़ होती है वो कम होती है, एनर्जी का यूज़ कम होता है। तो क्या क्या समझने को मिला, स्टेगर्ड जो है स्टेबिलिटी में बहुत अच्छी होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें नहीं होता, और एनर्जी उसमें बहुत कम देनी होती है, बहुत कम। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला जो है यहाँ आएगा और ये वाला जो है यहाँ आएगा, सब हाइड्रोजन अपनी जगह से हिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, जैसे ये वाला यहाँ आ गया तो ये बन गया, ये वाला यहाँ चल गया तो ये बन गया, और ये वाला यहाँ आ गया तो ये बन गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन दोनों हाइड्रोजन में कोई गैप नहीं, इन दोनों हाइड्रोजन में कोई गैप नहीं, इन दोनों हाइड्रोजन में कोई गैप नहीं, मतलब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, धक्का मुक्की काफ़ी ज़्यादा होगी। और जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है कम होगी। ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी जो है हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, En का मतलब एनर्जी। तो जो यहाँ पे था स्टेगर्ड फॉर्म में उसका जस्ट उल्टा कर देना, स्टेगर्ड में स्टेबिलिटी ज़्यादा थी तो इसमें कम है, स्टेगर्ड में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था तो इसमें है, तो इस तरह से आपको उल्टा कर देना है। और स्टेगर्ड में एनर्जी कम देनी पड़ रही थी, पर एक्लिप्स्ड में एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, धक्का मुक्की है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और इस तरह की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्लिप्स्ड। तो एक्लिप्स से आप क्या समझते हो, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा जो कि अनस्टेबल होगा, जहां पे 0 डिग्री का गैप होगा, और जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। आई होप आपको अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया व्हाट इज स्टैगर्ड फॉर्म एंड व्हाट इज एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो इस एग्जाम्पल से हमने काफ़ी कुछ जाना, जैसे एक तो बिलो द प्लेन का, एक अबव प्लेन का, एक 60 डिग्री का, एक रोटेशन का, और 2 फॉर्म का स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड का। इस एग्जाम्पल से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर इथेन का आपको पूछा है, तो देखो इथेन का कुछ इस तरह से रोटेशन होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाता हूँ।
देखिए ये आपका इथेन का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इथेन का आपको सबसे पहले मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमर बना के दिखा रखा है। ये कार्बन है एक, और ये कार्बन जो है ये दूसरा वाला है, जो गोला है ना ये दूसरा वाला कार्बन है। तो दो कार्बन होते हैं इथेन में, मैथ और एथ, दो कार्बन होते हैं इथेन में। तो यहाँ पे दो कार्बन है, देखिए एक तो ये वाला है और एक जो ये सर्कल जो बना रखा है ये कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्म है जहाँ पर 60 डिग्री का गैप है, तो मैंने इसको आपको क्या बताया था, ये स्टेगर्ड फॉर्म है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन को मेरे को रोटेट कराना है, तो मैंने आपको बोला कि सब पास पास आ जाएंगे, तो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। फिर जो ये हाइड्रोजन था इसको मैंने वापस रोटेट कराने की कोशिश करी, और जब वापस रोटेट कराने की कोशिश करी तो ये हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पर आएगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है आगे बढ़ के यहाँ आएगा। एक सेकेंड आप वापस देखिए, अपने पास शुरू से देखिए, एक हाइड्रोजन था यहाँ पर जिसको अपन को रोटेट कराना था। अब देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर 60 डिग्री का गैप है, मतलब ये स्टेगर्ड फॉर्म है। फिर यहाँ पे देखने को पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, 0 डिग्री का गैप है, मतलब ये एक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है। अब ये दो स्ट्रक्चर तो अपन ने पहले भी देखी थी। अब आगे देखिए, जिस हाइड्रोजन को अपन रोटेट करा रहे थे वो यहाँ आके अटैच हो चुका है। अब इसको आगे करेंगे, जब इसको आगे करेंगे तो ये वाला भी आगे होगा और ये वाला भी आगे होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन यहाँ पे था वो आगे आया, यहाँ पर आया, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया तो यहाँ से भी रिलीज होके यहाँ पे अटैच होगा, और यहाँ से भी रिलीज होके यहाँ पे अटैच होगा, वापस अलग अलग हो जाएंगे। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 60 डिग्री का गैप वापस आ गया है, तो आप इसे बोलोगे स्टेगर्ड फॉर्म। मतलब पहली अपनी थी स्टेगर्ड क्योंकि 60 डिग्री का था, फिर अपनी बनी एक्लिप्स्ड क्योंकि यहाँ 0 डिग्री, फिर वापस से बन गई स्टेगर्ड, ठीक है। अब इस स्टेगर्ड को मैं वापस 60 डिग्री पे रोटेट कराऊंगा, तो जो ये हाइड्रोजन यहाँ पर है जिसे अपन यहाँ से यहाँ तक ले आए, ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना है कि जब ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो वापस एक्लिप्स फॉर्म बनने की नौबत आ जाएगी। यहाँ पर देखिए आप, वापस एक्लिप्स फॉर्म बन गई, ठीक है। और जैसे ही एक्लिप्स बनी, अब वो हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसी हाइड्रोजन को अपन को वापस आगे करना है, तो ये वाला यहाँ पर जाएगा, ये वाला इस जगह आके अटैच हो जाएगा, और ये वाला आगे जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, किसी भी एक हाइड्रोजन को आपको पकड़ना था, जैसे अपन ने इस हाइड्रोजन को पकड़ा था, देखिए यहाँ पर इस वाले को, इस वाले हाइड्रोजन को अपन ने पकड़ा था, और इसको टर्न करा के अपन यहाँ पे लाए, फिर इसको टर्न करा के अपन यहाँ पे लाए, फिर इसी हाइड्रोजन को पकड़ के अपन यहाँ पर लाए। आप देख सकते हैं इसी हाइड्रोजन को पकड़ के अपन, वेट ए सेकेंड मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर लाए, ठीक है। फिर इसको वापस हटा के यहाँ पर लाए अपन, ये रहा, ठीक है। अब इसी को पकड़ के अपन कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, जस्ट चिपका देंगे, और फिर घुमा फिरा के वही स्ट्रक्चर वापस बन जाएगी स्टार्टिंग वाली। देख लीजिए आप, जब मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लाया, अब इस हाइड्रोजन को वापस यहाँ भेजूंगा, और जब यहाँ अटैच हो जाएगा ये हाइड्रोजन जहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं से तो स्टार्ट हुआ था, यही वाला तो घुमाया था। तो कुछ भी नहीं है, काफ़ी ईजी है, सिर्फ एक हाइड्रोजन को पकड़ के घुमाना है, वो तो आप कर ही सकते हो यार। देखो मैं बताता हूँ एक बार और, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यह हाइड्रोजन था, इसको रोटेट कराना था, यहाँ पे ले आए, ये फॉर्म बन गई, ठीक है। फिर जो ये हाइड्रोजन था इसको वापस रोटेट कराना, यहाँ पे ले आए, फिर ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे था, ये वाला जो यहाँ पे था ये, ठीक है, इसको रोटेट करा के यहाँ पे ले आए, फिर जो ये यहाँ पर था इसको रोटेट करा के यहाँ पर ले आए। मतलब आपको किस तरह से घुमाना है ध्यान से सुन लो, ये वाला जो है यहाँ पे लाना है, ठीक है, फिर यहाँ पे लाना है, फिर यहाँ पे लाना है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक, हर पोजीशन पे ले जाना है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्म है इसमें 60 डिग्री का गैप है, मतलब ये स्टैगर्ड है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, मतलब ये एक्लिप्स्ड है, यहाँ पे फिर 60 डिग्री मतलब स्टैगर्ड, ओके, यहाँ पर कोई गैप नहीं है मतलब एक्लिप्स्ड, यहाँ पे फिर से गैप आ गया मतलब स्टैगर्ड, यहाँ पे कोई गैप नहीं है मतलब एक्लिप्स्ड। तो यहाँ पे आप देखिए, एक तो ये स्टैगर्ड है, ये एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है, ये एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है, ये एक्लिप्स्ड है, मतलब तीन तो एक्लिप्स्ड है, तीन स्टैगर्ड है, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा, जो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर है वो स्टैगर्ड फॉर्म है, और जो सेकंड फिफ्थ एंड
सॉरी सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स स्ट्रक्चर है वो एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ है वो है स्टैगर्ड, एंड जो सेकंड, फोर एंड सिक्स्थ है वो है एक्लिप्स्ड फॉर्म। हमें देख के पता लग रहा है अगर 60 डिग्री का गैप होगा तो वो स्टैगर्ड फॉर्म होगा। हमने अच्छे से समझ लिया इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है। डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए, रटने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना है पोटेंशियल एनर्जी और नीचे लिखना है एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब अपन 60 डिग्री से रोटेट कर रहे थे वो एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जो स्टेगर्ड फॉर्म था उसमें एनर्जी जो है कम चाहिए थी और जो कम है ना, और जो एक्लिप्स्ड फॉर्म था उसमें एनर्जी जो है ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि एक्लिप्स जो है अनस्टेबल है और उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो एक्लिप्स्ड को जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है। ये बात हमने ऊपर देखी थी। और यहाँ पर एनर्जी का ग्राफ है, मतलब ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा ग्राफ, ठीक है, मतलब एनर्जी बढ़ेगी। तो अपने को पता है कि एनर्जी ज़्यादा किसकी होती है, एक्लिप्स्ड की होती है, ठीक है, क्योंकि एक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी कम है इसलिए वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टैगर्ड से शुरू करते हैं क्योंकि फर्स्ट वाला स्टैगर्ड ही था। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या था अपना, फर्स्ट वाला स्टैगर्ड था, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखो कि देखो इधर स्टैगर्ड एक्लिप्स, स्टैगर्ड एक्लिप्स, स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड हो गया, एस ई एस ई एस ई, अल्टरनेट है, ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टैगर्ड है जिसकी एनर्जी कम है, क्योंकि स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है। तो ग्राफ देखो नीचे है अपना ये स्टैगर्ड वाला पहला, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है। फिर ग्राफ ऊपर चढ़ेगा क्योंकि दूसरा एक्लिप्स्ड आएगा, ठीक है। तो ये एक्लिप्स्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये ग्राफ ऊपर चढ़ गया। फिर ग्राफ नीचे आएगा क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म आएगी। फिर ग्राफ ऊपर जाएगा क्योंकि एक्लिप्स्ड फॉर्म आएगी। फिर ग्राफ नीचे आएगा क्योंकि स्टैगर्ड। फिर ग्राफ ऊपर जाएगा क्योंकि एक्लिप्स्ड। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। नीचे से स्टार्ट होना है इस तरह से, क्योंकि स्टैगर्ड है पहला, फिर ऊपर जाएगी क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है एक्लिप्स की, फिर नीचे आएगी क्योंकि एनर्जी कम होती है स्टैगर्ड की, फिर ऊपर एक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा, फिर नीचे क्योंकि एनर्जी कम होती है स्टैगर्ड की, फिर ऊपर क्योंकि एक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा। तो इस तरह से आपका ग्राफ जो है प्लॉट होगा, ठीक है। ये अपन ने देखा इथेन के लिए। अब अपन देखने वाले हैं ब्यूटेन के लिए। तो ब्यूटेन में भी सेम है, आप देख सकते हैं। ब्यूटेन की स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होता है ब्यूटेन का, वेट ए सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, देखो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन हो गया, मतलब ब्यूटेन हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो कार्बन है इसके साथ क्या क्या अटैच है। इस वाले कार्बन को पकड़िए आप, ठीक है। किस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को। तो जब मैं इस वाले कार्बन को देखता हूँ तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन मुझे दिखते हैं इस तरह से, ठीक है, और एक CH3 दिखता है मुझे, यही दिखता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो गोला वाला कार्बन है, ये जो सर्कल वाला कार्बन है, यहाँ पे हमने क्या क्या अटैच कर रखा है। एक तो CH3, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, एक तो CH3 अटैच कर रखा है, ये रहा CH3, ठीक है। एक हाइड्रोजन अटैच कर रखा है, ये रहा हाइड्रोजन, और एक और क्या अटैच कर रखा है, हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। तो ये वाला जो इधर का है ना, ये इधर इधर का, इसको मैंने गोले से रिप्रेजेंट कर रखा है। देखिए आप वापस, जो ये CH2 है इसके पास क्या क्या है, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और इस CH2 के साथ ही ये CH3 अटैच है, ये CH3 अटैच है, ठीक है। तो मैंने इसे गोले से रिप्रेजेंट किया है, ये कार्बन बना दिया मैंने। अब जब मैंने कार्बन बना ही दिया तो कार्बन को तो काट देता हूँ मैं, क्योंकि कार्बन तो बन गया, तो ये कार्बन कट गया, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन जोड़ना है, एक हाइड्रोजन और एक CH3 जोड़ना है। तो इस गोले के साथ मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक CH3 जोड़ दिया, ठीक है। और उसी तरह से मैंने यहाँ पर एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन है इसके साथ और एक CH3 है, तो मैंने ये लिख दिया कार्बन, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक CH3 जोड़ दिया। मतलब इसी को मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रोटेशन स्टार्ट करूँगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ूंगा, पहले यहाँ ला के रखूँगा, फिर इसी को मैं, जैसे देखो मैंने हाइड्रोजन को पकड़ा यहाँ ले आया, ठीक है। और आप सभी समझदार हो चुके हो, यहाँ पर 60 डिग्री का गैप है मतलब ये स्टैगर्ड है, यहाँ पर कोई गैप नहीं मतलब ये एक्लिप्स्ड है। इस तरह से साइकिल कंटिन्यू चलेगी। देखिए अब जब मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे ले आया हूँ तो हाइड्रोजन को और आगे धक्का दूंगा, मतलब हाइड्रोजन जो है अब यहाँ पे कहीं आएगा, फिर हाइड्रोजन अगली वाली स्टेज में यहाँ पे कहीं आएगा, फिर यहाँ पे,
फिर यहाँ पे इस तरह से वही पुरानी साइकिल चलनी है, आप देख सकते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, फिर हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरह से देखिए हाइड्रोजन यहाँ आया, फिर हाइड्रोजन यहाँ आया, फिर हाइड्रोजन को यहाँ आना है, और फिर फाइनली हाइड्रोजन जो है वापस चल जाना है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। देखिए ये जो थर्ड वाला है हाइड्रोजन यहाँ था, फिर फोर्थ वाले में हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, फिफ्थ वाले में हाइड्रोजन यहाँ पे, और सिक्स्थ वाले में वापस यहाँ पे, और जो सेवन्थ बनेगा उसमें यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। तो वो तो पहले ही था, देखो यहाँ पे तो हमारे पास पहले ही था। तो ये कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप एक बार समझ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, सीधी सी बात मैं बताता हूँ, इस हाइड्रोजन को पकड़ के, ये जो आपका सर्कल है, ठीक है, इस हाइड्रोजन को पकड़ के पहले आपको यहाँ अटैच करना है, देख लो अच्छे से। फिर आपको यहाँ अटैच करना है, यहाँ अटैच करना है, यहाँ अटैच करना है, यहाँ अटैच करना है। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर तो ये हो गई, उसके अलावा काउंट करो आप, देखो ध्यान से। एक तो ये हो गई, 2 3 4 5 6, 2 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि एक तो ये हो गई। तो 6 टोटल स्ट्रक्चर बन रही है। सिर्फ हाइड्रोजन को उठाना है, एक बार यहाँ लगाना है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और जब 7वीं बार यहाँ आओगे तो वो पहली स्ट्रक्चर ही वापस बन जाएगी, ठीक है। और आप समझदार हो, जैसे जैसे लगाओगे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे 60 डिग्री का है, मतलब स्टैगर्ड, फिर ये एक्लिप्स्ड, वही अपना पुराना कंसेप्ट, एक स्टैगर्ड दूसरा एक्लिप्स्ड, वापस अपना पुराना कंसेप्ट, फिर अगला स्टैगर्ड, फिर अगला एक्लिप्स्ड। इस तरह से स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड। तो अपन को पता लग गया कि यहाँ पर 3 तो स्टैगर्ड है, 1 3 5, और 3 एक्लिप्स्ड है, 2 4 और 6। वापस वही सब कहानी कि स्टैगर्ड स्टेबल होता है, स्टैगर्ड में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब आपको पता लग गया। अब मैं एक और कंसेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो CH3 है और ये जो CH3 है काफ़ी दूर दूर है, काफ़ी दूर दूर है, कोई धक्का मुक्की नहीं है यहाँ, ठीक है। तो ये फुल्ली स्टेगर्ड हुआ, मतलब काफ़ी अच्छा स्टेबल फॉर्म है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों CH3 जो है बिल्कुल अलग अलग है, ये फुली स्टेगर्ड हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए आप, यहाँ पे एक्लिप्स्ड का अपन देखते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये दोनों CH3 बिल्कुल पास आ गए, मतलब ये क्या हुआ, बहुत खतरनाक अनस्टेबल हुआ। क्यों अनस्टेबल हुआ? क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रुप दोनों पास में आ गए, तो इससे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी तो क्या ही होगी। तो ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, स्टेगर्ड क्या होता है? फुल्ली वही जिसमें दोनों बहुत अलग हो, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में। और फुल्ली एक्लिप्स्ड क्या होता है? जो दोनों पास पास हो, ठीक है। बाकी सब पार्शियल है, समझ में आ गई? फुल्ली का समझ में आ गया, बिल्कुल अलग अलग। फुल्ली एक्लिप्स्ड का समझ में आ गया कि बिल्कुल साथ साथ। बाकी सब कुछ पार्शियल है, देखो पार्शियल पार्शियल, सब में पार्शियल लिख देना बाकी। तो ये सब आपको बताना है कि फुल्ली क्यों है, ठीक है। अब एनर्जी डायग्राम ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसे। तो देखो एनर्जी डायग्राम को अपन समझते हैं किस किस के बीच में है, पोटेंशियल एनर्जी और एंगल ऑफ रोटेशन, जैसा कि पहले था। और अपन को पता है जो स्टेगर्ड फॉर्म है उसमें एनर्जी जो है कम देनी है, ठीक है, कम। और जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है उसमें ज़्यादा देनी है। और अपने को पता है भी, अपन ने ऊपर देखा कि जो पहली स्ट्रक्चर थी, जो पहली स्ट्रक्चर थी वो तो फुल्ली स्टेगर्ड थी। फुल्ली स्टेगर्ड मतलब उसमें तो एनर्जी बहुत कम होने वाली है, ठीक है। ये देखिए आप, जो पहली थी उसमें एनर्जी बहुत कम होने वाली है, सबसे नीचे आया ये, ठीक है, एनर्जी के बिहाफ पे। फिर ऊपर उठेगा ग्राफ, पर ये जो है पार्शियल एक्लिप्स्ड है, ठीक है। पार्शियल एक्लिप्स्ड क्यों है सेकंड वाला? देखिए आप, ये पार्शियल एक्लिप्स्ड है क्योंकि यहाँ पर CH3 भी यहाँ है, यहाँ साथ में नहीं आ गया। साथ में कौन सी कंडीशन में आ रहा है? साथ में आ रहा है फोर्थ स्टेज में। तो फोर्थ स्टेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो आप ग्राफ में, फोर्थ स्टेज में अपन ने अलग से ही उसको ऊपर कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली एक्लिप्स्ड है, मैंने बता रखा देखो। तो ये तो बिल्कुल कम, फर्स्ट वाला क्योंकि फुल्ली स्टेगर्ड है, फिर सेकंड में एनर्जी, फिर थर्ड वापस एक्लिप्स्ड आ गया, फोर्थ जो है फुल्ली एक्लिप्स्ड, इसलिए सबसे ऊपर है एनर्जी के मामले में। फिर नीचे आया ग्राफ क्योंकि स्टेगर्ड फॉर्म आ गई है, और फिर ऊपर गया क्योंकि पार्शियल है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये पार्शियल एक्लिप्स्ड है क्योंकि यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, ये भी पार्शियल है क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी ज़्यादा है, और इन दोनों से एनर्जी इसमें ज़्यादा है, तो ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है। ये फुल्ली स्टेगर्ड है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल कम है,
यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा, तो ये पार्शली स्टेगर्ड है और ये भी पार्शली स्टेगर्ड है। इस तरह से आपको ग्राफ समझना है, बनाना है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का भी देख लीजिए। साइक्लोहेक्सेन कुछ भी नहीं है, आपने जो है थर्ड सेम में पढ़ा होगा। इस तरह से अगर आप कर देंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और इसी को खोल के लिख दो, कार्बन 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 कार्बन, ये लिख दिया देखो मैंने। और सबके पास साथ दो दो हाइड्रोजन, इस तरह से। तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसमें दो तरह की फॉर्म होती है, एक होती है चेयर फॉर्म, एक होती है बोट फॉर्म, ठीक है। एक होती है चेयर फॉर्म, एक होती है बोट फॉर्म। इस तरह से बनेगी, देख लो आप। ये तो चेयर बन गई, ये बोट बन गई। इस तरह से बन जाएगी, काफ़ी इजी है। और सबके साथ हाइड्रोजन लगा देना। ये सब क्या है, ये सब कार्बन है, इन सब के साथ दो दो हाइड्रोजन लगा देना। तो साइक्लोहेक्सेन में एक बनती है चेयर फॉर्म, एक बनती है बोट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म बनती है, जो चेयर फॉर्म बनती है वो इस तरह से बनती है, जो बोट फॉर्म बनती है वो इस तरह से बनती है। आपको ये देखना है, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि चेयर फॉर्म अगर स्टेगर्ड बना रही है, मतलब चेयर फॉर्म जो है स्टेबल है। और ये जो बोट फॉर्म है, ऊपर देखिए, ये जो बोट फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, ये एक्लिप्स्ड बना रही है। और एक्लिप्स्ड बना रही है मतलब ये कम स्टेबल है, क्योंकि स्टेगर्ड ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल बिकॉज इट फॉर्म या इट हैज़ स्टेगर्ड फॉर्म, एंड बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल बिकॉज इट हैज़ एक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, तो विच इज़ मोर स्टेबल, चेयर और बोट? ऑब्वियसली चेयर, क्योंकि चेयर जो है स्टेगर्ड फॉर्म बनाती है जो कि ज़्यादा स्टेबल होती है। ये देखिए, ये चेयर की स्टेगर्ड है, ये बोट की एक्लिप्स्ड है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है चेयर की। अभी अपन ने देखा इसमें स्टेगर्ड फॉर्म होती है, फिर होती है ट्विस्ट की, फिर बोट की, फिर हाफ चेयर की। एक बार और सुनो, अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा होती है चेयर फॉर्म, क्योंकि ये स्टेगर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। हाफ चेयर की सबसे कम स्टेबिलिटी होती है, ये बात ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा चेयर, फिर होती है ट्विस्ट, फिर होती है बोट, फिर होती है हाफ चेयर, ठीक है। एक बार और सुन लो, चेयर, ट्विस्ट, बोट एंड हाफ चेयर। आप अब बोल रहे होंगे कि सर ये ट्विस्ट क्या है? ये ट्विस्ट एक्चुअल में बोट है। अगर मैं बोट को ट्विस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो वो बोट जो नॉर्मल है उससे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो सबसे पहले चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट और फिर हाफ चेयर। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और अगर कोई एनर्जी का पूछे तो उल्टा कर देंगे, क्योंकि एनर्जी तो उल्टा काम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मैंने एनर्जी के लिए इधर एरो डाल रखा है और स्टेबिलिटी के लिए इधर। मतलब इधर देखें तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी चेयर की, फिर ट्विस्ट की, फिर बोट की, फिर हाफ चेयर की। और एनर्जी में आप उल्टा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से ग्राफ बनेगा। जो आपको मैंने बता दिया कि एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? एनर्जी ज़्यादा होगी हाफ चेयर की, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पे हाफ चेयर को ऊपर कर रखा है और ट्विस्ट बोर्ड को नीचे, ठीक है, और चेयर फॉर्म को सबसे नीचे। इस तरह से आपको ग्राफ बना रखा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह से रोटेशन करवा के 60 डिग्री पे रोटेट करवा के कन्फर्मेशनल आइसोमर को फॉर्म कर रहे थे। चाहे फिर वो साइक्लोहेक्सेन में हमने फॉर्म किया, या फिर हमने वो फॉर्म किया, और किस में हमने फॉर्म किया था? देखो, हमने वो फॉर्म किया था ब्यूटेन में, और हमने वो फॉर्म किया था एनहेक्सेन में। इन तीनों में आज हमने फॉर्म किए, ठीक है, आइसोमर्स फॉर्म किए, और साथ में इनके ग्राफ भी हमने ड्रॉ किए, ठीक है। हमने देखा स्टैगर्ड क्या होता है, एक्लिप्स्ड क्या होता है, एनर्जी किस में ज़्यादा होती है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर हमने स्टडी करा इथेन में, एंड ब्यूटेन में, एंड साइक्लोहेक्सेन में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको बाकी के लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका कोई भाई बंधु नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्विक रिवीजन सीरीज, साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखी है इसी चैनल पे, तो ज़रूर सजेस्ट करना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।